हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो है, केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक केमिकल रिएक्शन में। मतलब एक केमिकल रिएक्शन होगा तो हमें क्या क्या केमिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे या फिर फिजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो आज उसके कुछ हम लोग एग्जाम्पल करेंगे और उसके आगे हम लोग स्टडी करेंगे। तो जो सबसे पहला हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं वो था हमारा चेंज इन स्टेट। हमने किया था कि चेंज इन स्टेट क्या होता है, तो फर्स्ट यही हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं चेंज इन स्टेट का। जब कभी भी स्टेट चेंज हो जाए, दो केमिकल कंबाइंड हो जाए या दो केमिकल्स जो है वो डिकम्पोज हो करके जो प्रोडक्ट बनाए उसका स्टेट चेंज हो जाए, मतलब पहले सॉलिड रहे हो बाद में लिक्विड हो जाए, पहले गैस हुए हो बाद में लिक्विड हो जाए, ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं चेंज इन स्टेट। जैसे हम लोग पढ़े हैं जो नेफ्थलीन बॉल है वो रिएक्शन करके डिसअपीयर हो जाता है, डायरेक्टली सॉलिड से वो कन्वर्ट हो जाता है गैसियस फॉर्म में। इसको सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो डायरेक्टली ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये क्या होता है, गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे बोलेंगे कि उसका जो सॉलिड से गैस में चेंज होना था वो क्या था, वो चेंज हमारा था चेंज इन स्टेट का। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन के मोलिक्यूल्स ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होते हैं और H2O बनाते हैं। ये जो है लिक्विड स्टेट में है और ये दोनों गैसियस स्टेट में है। मतलब ये पहले गैस थे और क्या बनाए, फॉर्मेशन क्या किए, ये फॉर्मेशन कर दिए लिक्विड का। ठीक है, इसी तरह से एग्जांपल नेफ्थलीन बॉल का कर सकते हैं। नेफ्थलीन बॉल चेंजेज इनटू गैसेस डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पहले क्या थे, सॉलिड, और सॉलिड से चेंज हो गया इसका स्टेट गैसियस में। अब हम लोग देखते हैं कि और भी चेंजेस जो हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे एक और चेंज था कि गैसेस जो है इवॉल्व होते हैं, गैसेस रिलीज होते हैं, गैसेस निकलते हैं। कोई रिएक्शन हुआ उसमें से गैस बाहर इवॉल्व होता है, तो इसको पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस क्या होता है इसको देख लेते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब कोई रिएक्शन हमने कराया और उस रिएक्शन में गैस जो है वो बाहर निकला। अगर गैस बाहर निकल रहा है तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ गैसेस है और वहाँ पे जो है गैस वो बाहर निकल रहा है। इसका एक एग्जांपल है जब जिंक को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जिंक सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ये कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ है, कि जैसे ही ये रिएक्शन कराएंगे तो जो गैस फॉर्म होके ऊपर जा रहा है इसके पास अगर हम एक कैंडल लेकर के आएंगे तो एक साउंड के साथ, ठीक है, एक साउंड के साथ ये ब्रस्ट करेगा, इसीलिए हमको पता चल जाता है कि ये हाइड्रोजन गैस ही था। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, जब Zn को H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जिंक सल्फेट बना लेता है और H2 गैस रिलीज होता है। जब गैस रिलीज होता है तो जहाँ भी ये बीकर में गैस रिलीज हो रहा है वहाँ पे अगर हम एक कैंडल को लेकर के जाते हैं तो वो कैंडल एक साउंड के साथ ब्रस्ट होता है, जिससे पता चलता है कि इसमें से हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर इवॉल्व हो रहा है। हाइड्रोजन गैस कैसे इवॉल्व हो रहा है, इसको किस तरह से चेक करेंगे, तो चेक करने का यही रूल है कि हम लेकर के जाएंगे उसको कैंडल के पास और कैंडल जैसे ही क्या होगा, अगर कैंडल ब्रस्ट कर रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें हाइड्रोजन गैस था। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को HCl एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम रिएक्ट कराएंगे तो इसके साथ ये फॉर्म करेगा कैल्शियम क्लोराइड और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर इवॉल्व होगा, निकलेगा। कैसे देख लीजिए,
कैल्शियम कार्बोनेट को हमने रिएक्शन कराया HCl के साथ, तो क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट जो था, कैल्शियम और कार्बोनेट, तो इससे वाटर फॉर्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ और कैल्शियम क्लोराइड, ये क्लोरीन इसके साथ आकर के रिएक्शन कर लिया, CaCl2 प्लस H2O बना, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस इवॉल्व हुआ। तो इस रिएक्शन में भी हमने देखा कि जो गैस है वो इवॉल्व हो रहा है। ये अनबैलेंस इक्वेशन है, इसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे। अभी हम आपको सिखाएंगे कि कैसे बैलेंसिंग करते हैं। तो इस तरह से ये जो सेकेंड हमने देखा इवोल्यूशन ऑफ गैस का, कि कैसे गैस जो है वो बाहर निकलता है। इसी तरह एक और रिएक्शन है कि जब सोडियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं, काफ़ी हीट करेंगे सोडियम नाइट्रेट को, तो इसमें क्या होगा, सोडियम नाइट्राइट में चेंज हो जाएगा और ऑक्सीजन उसके साथ रिलीज हो जाएगा। तो ये भी एक एग्जांपल है, जब सोडियम नाइट्रेट को NaNO3 को हीट किया जाए, गर्म किया जाए, तो ये सोडियम नाइट्राइट में चेंज हो जाता है, NaNO2 में चेंज हो जाता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। ऑक्सीजन जो है इसमें रिलीज होता है, इसको भी बैलेंस कर लेंगे, सोडियम 2 कर लेते हैं और यहाँ भी 2 बैलेंस्ड है ये इक्वेशन। ऑलरेडी ये इक्वेशन देख लेते हैं, 3 2 6 और ये यहाँ 2 करना होगा। तो चलिए, तो इस तरह से ये फॉर्म होगा आपको। तो यहाँ भी ऑक्सीजन गैस जो है वो बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। तो ये सब एग्जाम्पल है हमारे गैस इवोल्यूशन का, कि कैसे किसी रिएक्शन में जो है गैस रिलीज होता है, गैस एटमॉस्फेयर में इवॉल्व हो जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रेसिपिटेट का फॉर्म करना, और एक और पढ़े थे कि कलर का चेंज हो जाना, कि कोई भी सब्सटेंस है कैसे उसका कलर चेंज हो जाता है, रिएक्शन कराते हैं। कलर चेंज हम जनरली देख सकते हैं घरों में भी, जब हम एप्पल को या फिर पोटैटोज को कट करके रख देते हैं तो धीरे धीरे उसका कलर ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। जो वाइट कलर होता है वो धीरे धीरे रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। तो ये हमारे डेली लाइफ में दिख जाता है कि कैसे कलर चेंज हुआ। आप रस्टिंग को भी देख सकते हैं, रस्टिंग में भी कलर चेंज होता है। तो बहुत सारे रिएक्शन है जिसमें कलर चेंज हो रहा है, तो हम इस बात को पता कर लेंगे कि उस रिएक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, तभी ये कलर चेंज हो रहा है। तो चलिए अगला हम लोग लिखते हैं, जो अगला है हमारा चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर को हम ऊपर लिखते हैं। इस एग्जाम्पल्स को आप लोगों को याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, ठीक है। तो देखिए कलर कैसे चेंज होता है। जब हम कॉपर को, जब कॉपर कार्बोनेट को हम हीट करते हैं, गर्म कर देते हैं, तो कॉपर कार्बोनेट होता है ग्रीन कलर का, लेकिन जब गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है, और वो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। मतलब ग्रीन से कलर चेंज हो गया ब्लैक कलर में, और एक गैस इवॉल्व हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है आपको चेंज इन कलर का। कौन सा एग्जाम्पल? चेंज इन कलर का, कॉपर कार्बोनेट को हीट करते हैं, जब हम हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। कॉपर कार्बोनेट को हीट किए, कॉपर ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर इवॉल्व हो गया। ये आपको दोनों का एग्जाम्पल हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस का भी और चेंज इन कलर। कॉपर कार्बोनेट, कॉपर एक्चुअली होता है ग्रीन कलर का, कॉपर कार्बोनेट जो है वो ग्रीन कलर का होता है। और जब ये रिएक्शन किया, जब हम इसको हीट किए तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इसने कॉपर ऑक्साइड बनाया, जिसका कलर ग्रीन से चेंज होकर के ब्लैक कलर हो जाता है। अब ये चेंजेज हुआ तो हम लोग समझेंगे कि जरूर यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, और केमिकल रिएक्शन के कारण ही ये चेंजेज हुआ है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, कि अगला एग्जाम्पल क्या है। इसके अलावा आप लोग जो डेली लाइफ में है उस सबको लिख लेंगे कि कैसे होता है डेली लाइफ में। एप्पल्स जो है वो चेंज हो जाता है, उसके कलर अगर कट करके छोड़ दिया जाए तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और रेडिश ब्राउन कलर उसका चेंज हो जाता है। इसके अलावा एक और है कि जब जिंक कार्बोनेट को
जिंक कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, जिंक कार्बोनेट होता है वाइट कलर का, ठीक है। जब इसको गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बना देता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। जो जिंक ऑक्साइड बनता है वो येलो कलर का होता है। रिएक्शन सेम टू सेम इसी टाइप का है। क्या है? ZnCO3, इसको हमने क्या किया? गर्म कर दिया। ये कैसा था? वाइट कलर का, ये वाइट कलर का था और जैसे ही गर्म किए ये क्या बना दिया? ZnO प्लस CO2। ये जो बना वाइट कलर से ये चेंज हो जाएगा येलो कलर में। जो ये येलो कलर में चेंज हो गया, ये चेंज ही क्या है? चेंज इन कलर। हम देख रहे हैं कि जो रिएक्टेंट था उसका कलर कुछ और है, जो प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, इसका कलर कुछ और है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या होता है? कलर चेंज हो जाता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था चेंज इन कलर के बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? किसी रिएक्शन में इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि रिएक्शन के बाद सेटल डाउन हो जाते हैं बीकर में, वो हमें मिलते हैं, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। बहुत सारे रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं और वो प्रेसिपिटेट अगर फॉर्म हुआ किसी रिएक्शन में तो हम कहेंगे कि ज़रूर यहाँ भी केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो जो प्रेसिपिटेट का सबसे पहला हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल, वो ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड को। सोडियम क्लोराइड को अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो बनाता है सोडियम क्लोराइड को। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो देखिए सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर के साथ क्लोरीन चला जाएगा, सिल्वर के साथ क्लोरीन चला जाएगा, सिल्वर क्लोराइड बना देगा और उसके बाद सिल्वर क्लोराइड और जो नाइट्रेट है वो बना देगा सोडियम नाइट्रेट। और इस तरह से जो सोडियम जो हमारा AgCl बना, जो AgCl सिल्वर क्लोराइड, वो क्या होगा? वो प्रेसिपिटेट होगा जो कि नीचे बैठ जाएगा। तो इस एग्जाम्पल को लिख लेते हैं, किस में? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। प्रेसिपिटेट मतलब बताएं इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो भी होगा वही होगा हमारा प्रेसिपिटेट। सोडियम क्लोराइड का देखते हैं, AgNO3 के साथ रिएक्शन। सोडियम क्लोराइड AgNO3 के साथ रिएक्शन करता है। जब ये रिएक्शन होता है तो Ag के साथ Cl चला जाता है, बना देता है सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट अलग हो जाता है। ये जो है वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है इस रिएक्शन में। तो हमने देखा कि जो सोडियम क्लोराइड था वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। तो ये यहाँ भी हमें पता चलता है कि ये एक ज़रूर कोई केमिकल चेंज हुआ है, तभी ये वाइट जो है कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। ठीक है, अदर भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट को अगर हम लोग करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कॉपर सल्फेट को अगर करेंगे तो कॉपर सल्फाइड बनाएगा। कॉपर सल्फाइड जो कि एक प्रेसिपिटेट है, नीचे जम जाएगा और H2SO4 अलग हो जाएगा। तो चलिए उसको भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। जो हमारा रिएक्शन है इसको आप लोग एक बार याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम में, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि कैसे बनेगा। तो हमने बताया कॉपर सल्फेट को हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस H2S को रिएक्शन कराते हैं, हमें बनाता है CuS कॉपर सल्फाइड प्लस H2SO4। ठीक है, कॉपर सल्फाइड जो बनता है CuS, ये यहाँ पे प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, कॉपर सल्फाइड प्रेसिपिटेट नीचे जम जाता है और जो H2SO4 है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये बच जाता है इसमें। ये जो प्रेसिपिटेट होता है कॉपर है, ब्लैक कलर का, ऊपर बताए थे कॉपर ब्लैक कलर का आ जाता है। ये रिएक्शन के बाद ये ब्लैक कलर का जो प्रेसिपिटेट है वो जमा हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट अगर फॉर्म हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि ज़रूर कोई केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए और हम लोग अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक
जिसमें चेंज इन टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है कि अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो क्या होगा, तो भी हमारा एक केमिकल चेंज होगा, मतलब रिएक्शन है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या क्या हो सकता है। तो देखिए टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या क्या होता है। दो तरह के रिएक्शन हमने बताया था, एंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक के लिए हमने बताया था कि हीट जो है वो रिलीज होता है, और एंडोथर्मिक के लिए हमने बताया था आपको कि हीट एब्जॉर्ब होता है। तो किसी भी रिएक्शन में अगर हीट रिलीज हो, अगर हीट रिलीज हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन, और जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोनों का एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए हीट रिलीज हुआ मतलब टेम्परेचर का तो चेंज हुआ, और हीट जो है अगर एब्जॉर्ब भी हो रहा है तो भी टेम्परेचर का चेंज हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, जो लाइम है, जो चूना है, उसको लेंगे, उसको वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं। आप देखते होंगे जब घर में वाइट वॉशिंग होती है या जब चूना लगता है, घर में पुताई होती है, तो उस समय पेंटिंग के समय में जब हम उस चूने को पानी में डाला जाता है तो एक बबल फॉर्म में जो है वो पूरा का पानी जो है वो गर्म हो जाता है, मतलब हीट एनर्जी जो है उस रिएक्शन से बाहर रिलीज हुआ है। इससे पता चलता है कि हीट एनर्जी जो है उस रिएक्शन में बाहर रिलीज हो रहा है। तो वो एक एग्जाम्पल हमारे पास है। एक एग्जाम्पल है जब हम कार्बन को सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो कार्बन सल्फाइड बनाता है जिसमें क्या होता है कि हीट एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये दो रिएक्शन हम लोग हैं जो कि टेम्परेचर के लिए पढ़ेंगे। कौन सा, एक था कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विक लाइम बोलते हैं, इसको हमने H2O के साथ रिएक्शन कराया। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ, वाटर में डालते हैं, तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म होता है प्लस हीट एनर्जी बाहर निकलता है। ऐसे शो कर देंगे तो इसका मतलब हीट एनर्जी इस रिएक्शन में बाहर रिलीज हुआ है। इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और जिसमें हीट एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो उस रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो उसका एग्जांपल हमने बताया आपको किसका, कार्बन और सल्फाइड का रिएक्शन। कार्बन और सल्फाइड का रिएक्शन कराएंगे तो हमें कार्बन सल्फाइड बनाएगा। तो देखिए सेकेंड, कार्बन प्लस सल्फाइड, ये हमें कार्बन सल्फाइड बनाएगा। इसको बैलेंस कर लीजिए। और प्लस हीट एब्जॉर्ब, इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है ये, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसमें ये चीज़ें कैसे पता चलेगा कि हीट जो है वो एब्जॉर्ब हुआ है, जब हम जिस बीकर में इसको फॉर्म कर रहे हैं उस बीकर को अगर उस बीकर को इस रिएक्शन के बाद बाहर से छुएंगे तो वो बीकर ठंडा लगेगा। अगर वो कोल्ड हो गया रहेगा तो हम समझेंगे कि एटमॉस्फेयर का हीट इसने एब्जॉर्ब कर लिया और बाहर जो है वो ठंडा है। इसमें क्या हो रहा था, हीट रिलीज हो रहा था, इसके अंदर जो भी हीट था वो बाहर रिलीज हो रहा था, इसलिए हमें गरम लग रहा था। इस बात को याद रखिएगा, गरम लगे मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ठंडा हो जाए मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन। ये दो तरह के रिएक्शन है जब टेम्परेचर का चेंजेज होता है। तो ये चेंजेज हम लोगों ने किया था और ये थे उसके कुछ एग्जाम्पल्स जिसको आप लोगों को लर्न करना है, याद रखना है। अब हम लोग करते हैं कुछ इक्वेशंस के बारे में। हम बता रहे थे कि बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए केमिकल इक्वेशन दो टाइप्स के हैं हमारे पास। दो टाइप के हमारे पास केमिकल इक्वेशंस हैं, देख लीजिए कौन कौन से हैं। केमिकल इक्वेशन दो टाइप्स के हैं। एक है हमारा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इस दोनों में डिफरेंस क्या है अनबैलेंस और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होगा, जब रिएक्टेंट हैं उनके एटम्स का नंबर प्रोडक्ट के एटम्स के नंबर के बराबर ना हो तो उसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, लिख लेते हैं इसको। द इक्वेशन in which the number of atoms of reactant are not equal to the number of atoms of product is called इसको क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड और इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन ये आप याद रखिएगा, स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन क्यों, स्केलेटन क्योंकि इसके ढांचा को बराबर नहीं किया गया। स्केलेटन सिस्टम अगर हमारे देखा जाए मसल्स के बिना तो कहीं भी वो एक शेप में नहीं है, हमने मसल्स लगाया तो स्केलेटन शेप में आया। इसीलिए ये इक्वेशन जो है अनबैलेंस इक्वेशन वो स्केलेटन इक्वेशन है, एक शेप में नहीं है, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड नहीं है। इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अनबैलेंस्ड या सिर्फ अनबैलेंस कह सकते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगा, द इक्वेशन, अच्छा इसके एग्जांपल देख लीजिए, अभी बहुत बार लिख दिए H2O + O2, ये क्या बना रहा है H2O। अगर सिर्फ इतना लिख रहे हैं हम तो ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन होगा। कैसे होगा देखिए, अगर हम बात करें हाइड्रोजन की LHS में और RHS में, LHS और RHS में अगर देखिए तो हाइड्रोजन तो 2 है, दोनों तरफ 2 है, लेकिन LHS में ऑक्सीजन की बात करें, ये हाइड्रोजन की बात हो गया, ऑक्सीजन की बात करें तो 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 है, इसीलिए इसको बोलेंगे कि ये बैलेंस्ड नहीं है। अब बैलेंस इक्वेशन किसको बोलेंगे, जब ये जो हमारा रिएक्टेंट है उनके एटम का नंबर्स प्रोडक्ट के एटम के नंबर्स के बराबर आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कि ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो लिखेंगे द इक्वेशन in which the number of atoms of reactants are equal to the number of atoms of product is called balanced equation। इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन बोला जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगा, इस बात को आप समझ सकते हो कि बैलेंस्ड इक्वेशन जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर हो जाए। जैसे इसी इक्वेशन को हम लोग लेते हैं एग्जांपल में, अगर इसको एग्जांपल में लेते हैं तो इसमें था H2 + O2 गिव्स H2O। अब देखिए इसमें अगर हम बैलेंस करना चाहें तो देखिए एटम्स कितने हैं, अगर एटम्स की बात करें तो LHS में और RHS में हाइड्रोजन के एटम्स 2 हैं, 2 हैं, तो दोनों तरफ ये तो बैलेंस्ड है। अब बात करें ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है और ऑक्सीजन यहाँ 1 है, तो बैलेंस करने के लिए याद रखिए यहाँ क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसका मतलब यहाँ 2 लिखना होगा। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कितने हो गए, 2 2 जब 4 हो गए, कौन, हाइड्रोजन। यहाँ देखिए तो हाइड्रोजन को भी यहाँ 2 लगा करके करना होगा बैलेंस, तो हाइड्रोजन भी यहाँ हो गए कितना, 4। अब ये हमारा जो इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन एक बैलेंस्ड इक्वेशन हुआ। कैसे बैलेंस करते हैं उसको हम लोग सीखेंगे। बैलेंस की ज़रूरत क्यों होती है, मतलब ऐसा क्या है कि बैलेंस हम लोग करते हैं।
तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, जिसको एक साइंटिस्ट ने दिया, जॉन डाल्टन नाम था उनका। उन्होंने ये लॉ दिया कि कोई भी अगर हमारा रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, उसका मास कभी चेंज नहीं होगा। मतलब रिएक्टेंट के बाद रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन के बाद जितने भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं दोनों का मास इक्वल होता है। मतलब वेट ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ द प्रोडक्ट। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास जो है उसका वो हमेशा कंजर्व क्वांटिटी है, कंजर्व रहता है। तो चलिए लिखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास के कारण जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत होती है। मतलब अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज द नीड ऑफ बैलेंसिंग, बैलेंसिंग की ज़रूरत क्या है, क्यों करते हैं बैलेंसिंग, तो नीड ऑफ बैलेंसिंग, बैलेंसिंग क्यों किया जाता है ये समझ लीजिए कि हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वेट को बैलेंस करते हैं ताकि जो कंजर्वेशन रूल है वो फॉलो हो सके। ठीक है, तो लिखेंगे टू फॉलो द लॉ ऑफ द रूल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, conservation of mass that is mass neither be created nor destroyed। दूसरे तरह से बोल सकते हैं weight of reactant is equal to weight of reactant is equal to the weight of product, weight of प्रोडक्ट। ये रूल को फॉलो किया जाए इसलिए बैलेंसिंग जरूरी है, ताकि वेट ऑफ रिएक्टेंट जो है, वेट ऑफ रिएक्टेंट हो जाए वेट ऑफ प्रोडक्ट के बराबर। जब ये ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे कि हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। अगर हम ये बैलेंस करते हैं तो ऐसा हो पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ समझिए। इसका मतलब हुआ कि जो भी चीज़ हमारा फॉर्म हो रहा है, जो भी चीज़ हमने फॉर्म हुआ, जैसे मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिया, यहाँ से MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ऑक्सीजन का 2 मोल है और यहाँ पे 2 एटम है और यहाँ पे सिर्फ 1 एटम है। तो इस लॉ को तो ये फॉलो नहीं करता है। तो फॉलो करने के लिए इधर भी हमें क्या करना होगा, 2 ऑक्सीजन करना होगा। जब इसको 2 ऑक्सीजन किए तो मैग्नीशियम कितना हो गया, 2। तो यहाँ मैग्नीशियम को भी 2 बनाना होगा। तो इस तरह से ये अब एक बैलेंस्ड इक्वेशन बन गया। तो जो भी बैलेंस्ड इक्वेशन है वो इसी तरह से बनते हैं। जैसे एक और करके एग्जाम्पल देखते हैं। एल्युमिनियम क्लोराइड को Al को Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाएगा, AlCl3। अब देखिए क्लोरीन इधर 2, इधर क्लोरीन 3, एल्युमिनियम तो बैलेंस्ड है, क्लोरीन इधर 2, क्लोरीन इधर 3। इसको डिटेल्स में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बैलेंसिंग। आज अभी आपको जस्ट बैलेंसिंग का बताएं इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास सिर्फ बैलेंसिंग होगा, कैसे बैलेंसिंग किया जाता है और कि कौन से मेथड्स हैं। ठीक है, तो देखिए Cl3 इधर है, इधर 2 है। ऐसा कभी मिल जाए इधर 2 इधर 3 तो दिमाग में ऐसा लाना चाहिए दोनों का LCM, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा इसका, तो 6। तो हम सोचेंगे कि इधर भी क्लोरीन 6 हो जाए और इधर भी क्लोरीन 6 हो जाए। तो क्या करेंगे, 3 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हो जाएगा 2 से। उसी तरह 2 को कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। इतना करने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये बैलेंस है। इधर एल्युमिनियम 1, इधर एल्युमिनियम 2, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 हो जाएगा, 2 से। अब ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। तो इस तरह से इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। कोई भी इक्वेशन रहेगा उसको हम आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसके बाद करेंगे, उसमें हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे। पूरे क्लास में बैलेंसिंग होगा जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट 50 बैलेंसिंग जो है करेंगे, 50 इक्वेशंस को बैलेंस कर लेंगे ताकि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए वो सारे आपसे हो जाए। ओके, थैंक यू। चलिए।